हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले साल 2021 का जो टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 10th क्वेश्चन तक पिछले 2 लेक्चर वीडियो में आपको करा चुकी हूं। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम 11th क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और तरीका हम वही फॉलो करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। मैं आपको क्वेश्चन के बारे में प्लस ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, फिर देखिएगा आंसर आप खुद ही बता देंगे। ठीक है, बट मैं भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, प्री डोमिनेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ओवर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी। दूसरा है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तीसरा है ओनरशिप of factor of production only to private sector, and third one is coexistence of public and private sector। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होता है, ठीक है, जो इंडिया में जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है इसमें इसके रेफरेंस में इन चारों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम पता है तो इसका सॉल्यूशन आप जल्दी से बता देंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होता है ना, इट कंबाइंस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है इट इज समवेयर बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। जो सिस्टम है उसके बीच का सिस्टम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है ये मिक्स्ड है, यानी किसका किसका मिक्स है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स है ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है इट इनकॉर्पोरेट द बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ना ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होते हैं, और इनके जो ड्रॉबैक हैं, ये जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के जो ड्रॉबैक हैं ये इसमें नहीं होते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ये होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर होता है वो को एग्जिस्ट करता है, साथ में मिलकर काम करता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, दे कोलैबोरेट, वो कोलैबोरेट करते हैं ताकि जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके। ठीक है, एंड बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक प्लान, जो भी गवर्नमेंट का जो भी इकोनॉमिक प्लान है उसके फ्रेमवर्क में रह के जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके। ठीक, अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है इसके कुछ फीचर्स, तो सबसे पहला फीचर जो हो जाएगा दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट मिलके काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, और फ्रीडम एंड कंट्रोल दोनों होता है। फ्रीडम भी होती है, फ्रीडम मतलब क्या है, इंडिविजुअल को कोई भी बिजनेस कोई भी काम करने की फ्रीडम है, प्लस कंट्रोल भी होता है एंड कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल मतलब रेगुलेटिंग बॉडीज होंगी। ठीक है, रेगुलेटिंग बॉडीज भी तो हैं जो कंट्रोल रखती हैं सारे बिजनेस पे, हर टाइप के बिजनेस पे। ठीक है, तो यही होता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो अब ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए एक बार और बताइए कौन सा सही आंसर है। तो अभी मैंने बताया ना मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। और उससे पहले एक क्विज है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। ये देखिए, ये जो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म क्या होता है। वैसे अगर आपने मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर वीडियो देखे हैं तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। फिलहाल बहुत कम शब्दों में शॉर्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आज का क्विज है, कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है। मैंने तो आपको मिक्स इकोनॉमी सिस्टम बताया, पर आप मुझे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम सैम्पल पेपर की कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो ये जो बुक है ना, जो ओसवाल गुरुकुल की 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, डिटेल्ड आंसर है, ठीक है, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें दी गई है। तो ये आप क्लास 12 के सैम्पल पेपर कॉमर्स के अगर हैं और सैम्पल पेपर की तैयारी करनी है, सैम्पल पेपर लगाने हैं, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और सैम्पल पेपर तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लगाने चाहिए, ठीक है, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन एग्जाम देने से पहले हमें उस एग्जाम की मतलब जिस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा हम लगा लेना हमारे लिए उतना अच्छा है। और पता है इस बुक की एक जो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है ना, कि अगर आप क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथ्स एंड आपका बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, पूरे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो बुक है ना, इसमें आपको आपको अलग अलग बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। इस एक बुक में इन सातों सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर एक जगह है विद सॉल्यूशन, विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस बुक इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज न्यू सिलेबस। जो नया सिलेबस है, सीबीएसई ने जो नया सिलेबस निकाला है, उस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक में सैम्पल पेपर वगैरह डिस्कस किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ओसवाल वालों का अपना वेब पोर्टल है जो oswal.io के नाम से है। oswal.io आप अपने इंटरनेट पे डालेंगे, ठीक है। तो ये इनका एक वेब पोर्टल है जिसपे आप टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म। ये एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सैम्पल पेपर ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कह लीजिए, मैंने भी इसको लॉगिन किया और देखा, काफ़ी बढ़िया मतलब टेस्ट पोर्टल है। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये जब आप टेस्ट देंगे ना, देन यू ऑल्सो गेट द रिजल्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी मेल आईडी पे रिजल्ट आएगा और आप इसमें जो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे ना, उस पर भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मस्ट विजिट दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये बुक परचेज करनी है तो नियर बाई आपको शॉप पे भी मिल जाएगी, प्लस अगर ऑनलाइन खरीदना है तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो जरूर इस बुक को रेफर करिएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है, और बताना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जमींदार्स वेयर गिवन फुल कंट्रोल टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम, ठीक। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार आप भी पढ़ लीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑल्टरनेटिव में कौन सा सही है। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दूसरा है स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है और फर्स्ट जो है वो फॉल्स है। तीसरा है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों सही है। और नेक्स्ट है कि बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर इसका बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको जमींदारी सिस्टम, ये जो जमींदारी सिस्टम था, इसके बारे में अगर आपको सही से पता है, देन यू कैन वेरी इजीली आंसर द क्वेश्चन। तो जमींदारी सिस्टम, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम? इवन ये बहुत पूछा जाता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, बताइए किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये जो जमींदारी सिस्टम है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम। 1786 से लेकर के 1793 तक इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने ही जमींदारी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत क्या किया गया था? जो जमींदार थे दे वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदार को ओनर बना दिया गया था, ठीक है। और जमींदार जो थे उन्हें ये राइट दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था कि दे कैन कलेक्ट द रेंट, वो रेंट कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं उनसे रेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और जो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट होगा ना, फिर इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो टोटल रेंट कलेक्ट होगा इसको 11 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से 10/11 पार्ट जो है इट विल गो टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जाएगा अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। और 1/11 पार्ट जो है दिस विल बी केप्ट बाय जमींदार, जमींदार इसको रखेंगे 1/11 पार्ट,
ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 सही है या दोनों सही है, क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। तो हाँ, जमींदारी ब्रिटिश टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो इंश्योर कर सके प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, रेवेन्यू सिस्टम पे कंट्रोल करने के लिए आया था। दूसरा क्या है, जमींदार वे गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम। क्या जमींदारों को फुल फ्रीडम दी गई थी? तो ये नहीं, जमींदार को फुल फ्रीडम नहीं दी गई थी। जो रेंट वो कलेक्ट करते थे उसके 11 पार्ट किए जाते थे। 10/11 पार्ट जो जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था, 1/11 पार्ट जमींदार्स को जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इन इंडिया। यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अगला है प्रमोट इंपोर्ट। अगला है प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप तब कर पाएंगे जब आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पता है, तभी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यानी वो पॉलिसी जिसके तहत इंपोर्ट ना करना पड़े, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जानते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ का प्रोडक्ट को हम बाहर कंट्री को बेचते हैं, ठीक है, जिससे इंडिया में रेवेन्यू आता है, दैट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी बाहर से हम गुड्स मंगा रहे हैं। ठीक है, हम इंडिया में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से अगर गुड्स मंगा रहे हैं तो दैट इज इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यानी वो पॉलिसी जिसके तहत इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, यानी ऐसे स्टेप लिए जाए जिससे इंपोर्ट न करना पड़े, इंपोर्ट की जगह उसका सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह कुछ और इंडिया में प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, तो दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। आपने 5 ईयर प्लान सुना होगा, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान सुना होगा ना। तो पहले के जो 7 5 ईयर प्लान थे उनका जो मेन कह लीजिए फीचर था ना, वो यही था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इसका क्या मतलब है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी इंपोर्ट ना करना पड़े, अपने यहाँ पे इंडिया में ही प्रोडक्शन इंडिया में ही उन प्रोडक्ट का, उन सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, वो सर्विसेज रेंडर की जाए और गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इस पॉलिसी का क्या एम था कि जो इंपोर्ट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यानी उनके बदले में दूसरे, मतलब इंपोर्ट करना ही ना पड़े, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी अपने यहाँ पे इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, इंपोर्ट करना ही ना पड़े। तो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। ठीक है, इसके तहत क्या था कि बाहर से, जैसे जो व्हीकल्स हैं, अगर गाड़ियों की बात करें, बाहर से व्हीकल या जो टॉयज बहुत इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत कोशिश की गई, जो बाहर से व्हीकल इंपोर्ट किए जा रहे हैं या टॉयज इंपोर्ट किए जा रहे हैं या फोन्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही थी, उनको बाहर से इंपोर्ट न किया जाए, इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री होगी वो प्रोटेक्ट होगी फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 तरीके लाए, 2 से भी वैसे ज़्यादा तरीके हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिसके तहत गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। एक है टैक्स। ठीक है, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, इंपोर्टेड गुड्स यानी जो बाहर बने इंडिया में आ रहे हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उन पर टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। ठीक है, और उस टैक्स के ही कारण क्या है, और टैक्स थोड़ा ज़्यादा भी होता है, और इस टैक्स के कारण क्या हुआ, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से महंगे हो जाते हैं ना, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तभी कहते हैं ना इंपोर्टेड गुड है, बाहर से आया हुआ है, उस पर टैक्स लगा है इसलिए महंगा हो गया है। ठीक है, दूसरा जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ताकि बाहर से कम इंपोर्ट किया जाए, दैट इज कोटा। कोटा मतलब क्या है, मैक्सिमम लिमिट तय कर देना।
ठीक है, स्पेसिफाई कर देना कि इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी से ज्यादा सामान बाहर से आना ही नहीं है पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है, तो दैट इज कोटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गवर्नमेंट ने ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ठीक, और मैंने काफी कुछ बता दिया, मैंने इतना काफी कुछ बता दिया, अब आप आराम से आंसर बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सही ऑल्टरनेटिव बताना है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया इज इशूड बाय नीति आयोग। ठीक, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया हैज डिक्लाइन। ठीक, और इसमें चार ऑप्शन आपको दिए क्या गए हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको पॉवर्टी के बारे में थोड़ा सा पता है कि पॉवर्टी का ऑफिशियल डेटा कौन रिलीज करता है और पॉवर्टी का स्टेटस क्या रहा इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से पहले। अगर इसके बारे में पता है देन यू कैन वेरी इजली आंसर। ठीक, और नहीं पता है तो मैं हूं बताने के लिए, ठीक है। बट बताने से पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये वर्ड है ना NITI, नीति, नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे एक वीडियो लेक्चर भी बना चुकी हूँ, इसलिए इसकी और डिटेलिंग देखनी है ना तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये मैं नीति आयोग बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आपको एक आज इस लेक्चर में मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा ना सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग जो है ना उसका फुल फॉर्म आपको बताना है, नीति का फुल फॉर्म। ठीक, और अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो वहां पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि नीति आयोग और ये पॉवर्टी लाइन के बारे में। तो हाँ, ये जो नीति आयोग है, ठीक है, ये इशू करता है, ये जो पॉवर्टी का जो ऑफिशियल डेटा होता है ना, दिस इज इशूड बाय नीति आयोग, ये नीति आयोग इशू करता है। ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन, इसमें पूरा कैलकुलेशन होता है कि पॉवर्टी लाइन के बिलो कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये नीति आयोग इस डेटा को रिलीज करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय NSSO। NSSO जो डेटा प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे नीति आयोग पूरे कैलकुलेशन वगैरह करता है और फिर ये जो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है ऑफिशियल डेटा नीति आयोग रिलीज करता है। ठीक है, और NSSO क्या है, NSSO इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दैट इज NSSO। ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करने वाली सबसे बड़ी इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज NSSO। ठीक है, लेकिन 2019 में ये जो NSSO है ये मर्ज हो गई थी CSO से। NSSO मर्ज हो गई थी CSO से। CSO इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इससे मर्ज हुई थी। और अब जो इंडिया की सबसे बड़ी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज NSO। इस समय है NSO, 2022 चल रहा है इस समय है NSO। NSO का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, जितने भी इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं ये बॉडी कंडक्ट कराती है। ठीक है, और फिर यहाँ से डेटा कैप्चर करता है नीति आयोग और फिर पूरा कैलकुलेशन करके जो पॉवर्टी का जो ऑफिशियल डेटा है वो नीति आयोग रिलीज करता है। ठीक, और नीति आयोग क्या है, नीति आयोग इंडिया की कह लीजिए एपेक्स यानी सबसे बड़ी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी सबसे बड़ी पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक पॉलिसी बनाने का जो पूरा जिम्मा है ना, ठीक है, वो किसका है, नीति आयोग का। और नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था, 2015 में NDA गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। और आपने प्लानिंग कमीशन सुना होगा, प्लानिंग कमीशन, तो पहले नीति आयोग का ही नाम था प्लानिंग कमीशन, फिर 2015 में NDA गवर्नमेंट आई और उन्होंने इसका नाम रखा नीति आयोग। ठीक, बट फुल फॉर्म तो आप बताएंगे, काफी कुछ मैंने बता दिया बट फुल फॉर्म इसका आप ही बताएंगे।
ठीक। और यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिपेंडेंस के बाद पुअर पीपल डिक्लाइन हुए हैं, तो हाँ डेफिनेटली इंडिपेंडेंस के बाद नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सुधरी है और अब तो इंडिया मतलब बहुत ही बढ़िया फेज में है। इंडिया कह ही नहीं सकते। इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 ग्रोइंग, टॉप 3 इवन ग्रोइंग इकोनॉमी में से है, टॉप 3 ग्रोइंग इकोनॉमी में से है। तो अब तो इंडिया सुपर्ब कर रही है। बट इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो इसलिए नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया वाज वेरी हाई। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कंडीशन बहुत इंप्रूव हुई और नंबर ऑफ पुअर पीपल डिक्लाइन हुए। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एलैबोरेट कर दिया तो काफी समय हो गया है। अब मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 से कराऊंगी। ठीक है। तो तब तक जितना मैंने पढ़ा के रखा है जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। और मैंने जो आज 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी मुझे जरूर बताइएगा। राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।